बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 27 जनवरी है, दिन है मंगल का, और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। 4 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, इमरान खान के कैद तन्हाई में 100 दिन और आलमी मीडिया इमरान खान का अब मुकदमा कैसे लड़ रहा है, क्या कार्रवाई हुई, इसकी तफसील आपके सामने रखेंगे। और दोस्तों, अब ये मुकदमा पाकिस्तान की फिजाओं में लड़ा जाएगा, पंजाब की फिजाओं में ये मुकदमा पाकिस्तान की आवाम लड़ेगी, और ये कैसे लड़ा जाएगा इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल आपके सामने रखेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और आज अडयाला के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, पंजाब से क़यादत किस तरह से अडयाला के बाहर धरना देने जा रही है, और अलीमा खान की क्या आज दोबारा गिरफ्तारी होगी और उनको रिहा कर दिया जाएगा, या फिर प्लान बी आज अलीमा खान बनाकर आई हैं, और ये प्लान बी क्या है ये भी आपको बताएंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और दोस्तों, इमरान खान के हवाले से जेल से कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही, और उनकी एक आंख ज़ाया होने की ये बात किसने की, डॉक्टर्स के साथ उनका क्या मुकालमा हुआ, ये खबरें कौन लॉन्च कर रहा है, और इस हवाले से क्या खबरें इमरान खान की सेहत और ख़ासतौर पे आंख के हवाले से आ रही हैं, और क्या उनको जेल से बाहर ले जाया गया, पिम्स में उनका क्या इलाज हुआ, ये भी आपको बताएंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर कॉल वापस नहीं होगी 8 फरवरी की, ये पैगाम किसने दिया, और 8 फरवरी को कॉल वापस करवाने में किन ताकतों का हाथ है, और फजल रहमान साहब ने 8 फरवरी को पिंडी में जलसे का ऐलान क्यों किया, क्या वो 8 फरवरी की हड़ताल को नाकाम करना चाहते हैं, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर दोस्तों, इसके साथ साथ सोहेल अफरीदी ने ऐलान जंग कर दिया है, और क्या सोहेल अफरीदी को आने वाले दिनों में नाअहली का सामना करना पड़ सकता है, और क्या इसका वो मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रीट मोबिलाइजेशन को ऐसे रोका जाएगा, इसका भी हाल अहवाल आपके सामने रखेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर कायमा कमेटी मजहबी अमूर का एक फैसला, और रोज़ा रसूल पर एक वफ्द जो है वो भेजा जाएगा पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स के पैसे से, जो पूरी कौम की नुमाइंदगी करेगा। ये खबर क्या है, और ऐसा फैसला किसने किया, ये क्यों हुआ, और क्या ये फैसला जायज़ है, इसका भी हाल अहवाल आपके सामने रखेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। लेकिन दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से दरखास्त है कि आप इरफान हाशमी टॉक्स को जाकर जरूर सब्सक्राइब करें। रेगुलर वीलॉग्स अपलोड हो रहे हैं, और डॉक्यूमेंट्रीज भी हमारी तैयार हैं, कुछ एक आधे दिन में मैं अपलोड कर दूंगा, लेकिन वीलॉग हमारा रोज़ाना होगा। जैसा आज हमने एक वीलॉग अपलोड किया, जाकर आप इसे ज़रूर देखिएगा। और इसके अंदर एक खुफिया हथियार अमेरिका ने वेनेजुएला में कैसे इस्तेमाल किया, और इसके हवाले से डोनाल्ड ट्रंप का क्या कहना है, और इसकी हकीकत क्या है, और रूस और इसके साथ साथ चाइना को क्या पैगाम दिया गया, ये आपने जाकर जरूर देखनी है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पाकिस्तान के मीडिया को तो शर्म नहीं आई, लेकिन आलमी मीडिया ने इमरान खान की 100 दिन की जो तन्हाई का मुकदमा है ये लड़ने का फैसला किया। दुनिया के मुख्तलिफ अखबारात इमरान खान की कैद तन्हाई को रिपोर्ट कर रहे हैं, और पिछले 907 दिनों में इमरान खान के ऊपर जिस तरह से जुल्म और बर्बरियत का एक दौर दौरा है, इसका भी हाल अहवाल पाकिस्तान से बाहर बैठा हुआ मीडिया आपको बता रहा है। ये भी एक अजब माजरा है कि पाकिस्तान की खबरें आपको पाकिस्तान का मीडिया नहीं देता। जितने भी स्कैंडल्स हैं, जितने भी हुकूमत से रिलेटेड स्कैंडल्स हैं, वो पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल खामोशी है, और हमें बाहर के मीडिया से पता चलता है कि पाकिस्तान में इस वक्त चल क्या रहा है। मिसाल के तौर पर पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की मईशत का पोस्टमार्टम किया, लेकिन हमारे वजीर और हमारा मीडिया बार बार हमें ये कहता है कि खुशहाली के दिन आने वाले हैं, अरस्तु बैठे हुए टेलीविजन चैनल्स के ऊपर, और हमें रोज़ाना ये सुहाने ख्वाब दिखाए जाते हैं। और फिर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो इस वक्त मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हमें नजर आती है, क्योंकि पूरा मगरब डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खड़ा है, और पाकिस्तान क्या कर रहा है, वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़ा है, उन पॉलिसीज़ का हिस्सा बन रहा है जिसके खिलाफ पूरी दुनिया जो है अपना फैसला दे रही है। और फिर दूसरी तरफ हम अमेरिकन के करीब जा रहे हैं, और अगर चाइना जो है वो भारत के करीब हो रहा है, तो हम सफारती महाज पर क्या कामयाब हो रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया आपको बताता है, पाकिस्तान का मीडिया आपको ये खबरें नहीं देगा। अब बरतानिया के अखबार ने, इंडिपेंडेंट ने इमरान खान के इन 100 दिनों की कहानी दुनिया के सामने रखी है। इससे पहले खलीज टाइम्स की तरफ से भी इमरान खान के इस मुकदमे को दुनिया के सामने रखा गया, और फिर ऑस्ट्रेलिया के कुछ जो न्यूज़ आउटलेट्स हैं उन्होंने भी इमरान खान के बारे में बात की है। इससे पहले यूनाइटेड नेशन की वर्किंग बॉडी का भी एक बाकायदा डिटेल्ड एक स्टेटमेंट आया, और उसके साथ साथ जो इंटरनेशनल उनके नुमाइंदे हैं उन्होंने भी इस हवाले से बात की, और पाकिस्तान की हुकूमत से मुतालबा किया कि इमरान खान की सेहत के हवाले से अपडेट किया जाए। इंडिपेंडेंट रिपोर्ट करता है कि 100 दिन से जायद हो गए, लेकिन इमरान खान को उनके वकला से, खानदान के लोगों से मिलने नहीं दिया जा रहा। दोस्तों, ये जो जेल है ना,
ہر شخص جب ملزم سے مجرم بنتا ہے اسے جیل کاٹنی پڑتی ہے، اور قیدیوں کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں، اور پاکستان کے ایک سابق وزیر اعظم اس کے بھی کچھ حقوق ہیں، لیکن یہاں پر جنگل کا قانون ہے اور حقوق صرف ان لوگوں کے ہیں جن کے ہاتھ میں نظام ہے۔ عمران خان کو قید تنہائی میں رکھ کر ان کی تنہائی کے اوپر بھی پہرا لگا دیا گیا، کیمروں سے دیکھا جاتا ہے، پروفائلنگ ہوتی ہے، عمران خان کیا سوچتا ہے اور عمران خان کی ذہنی حالت جو ہے وہ کیسی ہے، اس کے اوپر بھی لوگوں نے نظر رکھی ہوئی ہے، اور پھر وہاں سے آپ کو خبریں سننے کو ملتی ہیں۔ اب جو انڈیپینڈنٹ ہے وہ رپورٹ کرتا ہے کہ 100 دن سے زائد ہو چکے جس پر منصفانہ ٹرائل اور قانونی عمل کے بارے میں سنگین خدشات پیدا ہو گئے۔ عمران خان کے قریبی جو دوست ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ وکلا کو ملنے کی اجازت نہیں، بلکہ طویل عرصے سے عمران خان کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے۔ تقریباً 3 ماہ سے کسی بھی قسم کی ملاقات عمران خان کی نہیں کروائی گئی۔ اب عمران خان کے حالات کیا ہیں، ان کی صحت کیسی ہے، کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے، چونکہ عمران خان سے ایک طرح سے بدلہ لیا جا رہا ہے۔ انڈیپینڈنٹ یہ بھی رپورٹ کرتا ہے کہ 2022 میں عمران خان کی حکومت کو ختم کیا گیا تحریک عدم اعتماد کے ذریعے، اور پھر ان کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ 2023 میں ان کو گرفتار کیا گیا اور ان پر 100 سے زائد مقدمات بنائے گئے، سرکاری راز افشا کرنے کا مقدمہ سائفر والا، اور پھر کچھ تحائف خرید کر ان کو دوبارہ سے بیچا گیا مارکیٹ کے اندر، ان کی کم قیمت لگوا کر۔ یہ تمام کیسز عمران خان کو جیل میں رکھنے کے لیے بنائے گئے اور انہیں 17 سال سزا دے دی گئی۔ بشرا بی بی کو بھی اسی طرح سزا دی گئی۔ یعنی ایک پرسنل کسی کا ایجنڈا ہے، کسی کی انا کو تسکین دینے کے لیے تمام حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ تیسری چیز جو اس میں انڈیپینڈنٹ نے رپورٹ کی ہے کہ عمران خان کی کسی بھی قسم کی بات چیت روکنا جو لوگ چاہتے ہیں، یہ ان کے لیے پیغام ہے کہ ایسا کرنے سے آپ انسانی حقوق کی نہ صرف خلاف ورزی کر رہے ہیں بلکہ پاکستان کا نام بھی بدنام کیا جا رہا ہے۔ عمران خان کی آواز آج بھی جیل کی کوٹھری سے پورے ملک میں گونجتی ہے۔ دیکھیں یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ میں نے آپ کو جب 8 فروری 2024 کو پاکستان کے اندر الیکشن ہوئے اور اس کے بعد حکومت بنانے یا حکومت کے خلاف ایک اپوزیشن اتحاد بنانے کی بات ہوئی، تو میں نے آپ کو اس وقت کہا تھا کہ آج کے بعد اڈیالہ پاور ہاؤس ہے اور اس پاور ہاؤس سے تمام فیصلے ہوں گے۔ ساری اپوزیشن اڈیالہ سے چلے گی، عمران خان جیل سے بیٹھ کر اپوزیشن لیڈ کرے گا اور عمران خان اس حکومت کو بتائے گا کہ اپوزیشن کسے کہتے ہیں، اور عمران خان نے وہ کر کے دکھایا۔ یہی وجہ تھی کہ پاکستان کی عدالتوں کو آپ کو اٹھا کر اڈیالہ لے جانا پڑا پاور ہاؤس میں، کہ اگر عمران خان اپنی جیل سے کی گفتگو سے پاکستان میں انقلاب برپا کر سکتا ہے، اگر عمران خان روزانہ کی بنیاد پر میڈیا سے انٹریکٹ کرے گا، تو پھر ہماری اس حکومت کے لیے کوئی گنجائش نہیں رہے گی۔ لہٰذا جیل کی ملاقاتوں کو بند کرو اور پاکستان کی عدالتیں، ججز، وکلا اور اس نظام کو چلانے والے سارے اڈیالہ چلے جاتے ہیں کہ کسی طرح عمران خان کا پیغام باہر نہ آئے۔ سر وہ جو جیل کی کوٹھری ہے نا چھوٹی سی، یہاں سے عمران خان پورے ملک کی سیاست کو کنٹرول کر رہا ہے۔ اب انڈیپینڈنٹ یہ بھی رپورٹ کرتا ہے کہ یہ جو قید تنہائی ہے ایک طرح سے نفسیاتی اذیت دی جا رہی ہے۔ آپ نے اکثر ہالی ووڈ کی اور بالی ووڈ کی فلموں میں یہ جو جیل کے سین ہوتے ہیں، آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ جب کسی قیدی کو سبق سکھانا ہوتا ہے مافیاز کی طرف سے، جو باہر ڈان بیٹھا ہوا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ جیلر سے رابطہ کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ہاں بھائی ذرا اس کی طبیعت تو ٹھیک کرو، اور پھر جیلر کیا کرتا ہے، اسے اٹھا کر ایک ایسے کمرے میں پھینک دیتا ہے جہاں ہوا، پانی، روشنی کچھ بھی نہیں ہوتا، اور کئی دن تک اسے بھوکا پیاسا رکھا جاتا ہے، اور کئی ہفتوں کے بعد وہ دروازہ کھول کر اسے پوچھتا ہے کہ ہاں بھئی عقل ٹھکانے آئی، اور اگر حکم ہو کہ اسے مزید جیل میں رکھنا ہے تو قیدی کے لیے وہ دروازہ دوبارہ بند کر دیا جاتا ہے۔ خان صاحب کے معاملے میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ یہ بات کیوں نہیں مانتے، یہ کیوں تنقید کرتے ہیں، یہ ڈیل کیوں کر کے خاموش نہیں ہو جاتے ہیں۔ نہ پاکستان کی حکومت سے اور ان کو پیار کرنے والوں سے معیشت سنبھل رہی ہے اور نہ پاکستان کی سیاست سنبھل رہی ہے۔ اب انڈیپینڈنٹ یہ بھی رپورٹ کرتا ہے کہ کچھ ایسی خبریں پھیلائی گئی کہ عمران خان کو کہیں اور منتقل کیا جا رہا ہے، ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے۔ علیمہ خان سے جب اس موضوع پر بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ یہ ایسی خبریں پھیلاتے ہیں، ایک ٹیسٹ کیا جاتا ہے، ٹیسٹ رن ہوتا ہے، اور پھر عمران خان کی موت کی خبریں بھی آئی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ دونوں بیٹے سلیمان اور قاسم نے ایک انٹرویو دیا کہ ہمیں ایک دن ہماری تک یہ خبر پہنچی انٹرنیٹ پہ، سوشل میڈیا پہ کسی نے شیئر کی کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، عمران خان کو مار دیا گیا۔ دونوں بچوں نے کہا کہ ہمارے اوپر کیا بیتی ہے، کبھی آپ لوگوں نے تصور کیا؟ یعنی یہ نفسیاتی تشدد صرف عمران خان کے اوپر نہیں ہو رہا، بلکہ جتنے بھی لوگ عمران خان سے جڑے ہوئے ہیں سب کے اوپر یہ تشدد ہوتا ہے، اور انہیں اس اضطراب سے اور اس مشکل جو یہ ایک ٹیسٹ رن ہے اس سے گزارا جاتا ہے۔
इंडिपेंडेंट ये भी रिपोर्ट करता है कि इमरान खान को तवील अरसे से कानूनी मशावरत से महरूम रखना, बैन अवी कवानीन के तहत मनमानी हरासत, आर्बिट्रेरी डिटेंशन के जुमरे में आता है। पार्टी के मुताबिक ये रवैया बैन अवी अहदनामा बराए शहरी और सियासी हकूक ICCPR की खिलाफ वर्जी है, जिस पर पाकिस्तान दस्तखत कर चुका और जो मुलजिम को अपने वकील से राब्ते और दिफा की मुकम्मल सहूलत का हक देता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अक़वाम मुत्तहिदा के बेसिक प्रिंसिपल्स ऑन द रोल ऑफ लॉयर्स का हवाला देते हुए ये भी कहा कि हुकाम की जिम्मेदारी है कि कैदियों का बिला रुकावट बरवक्त और खुफिया कानूनी रसाई फराहम करे, जो यहाँ नहीं की जा रही। खान साहब के मामले में तो खासतौर पर नहीं की जा रही, और जेलर साहब जो हैं इमरान खान के साथ वही सलूक कर रहे हैं जो हिंदी फिल्मों में किया जाता है, या फिर हॉलीवुड की फिल्मों में भी इसी तरह का सलूक जो है वो डॉन्स और माफियाज के कहने के ऊपर खास किसी प्रेसिडेंट के साथ जो है वो ये सलूक जो है वो किया जाता है। और दोस्तों आपको एक अफसोसनाक खबर भी ये दें कि इमरान खान के हवाले से उनकी दाईं आंख में CRVO की तशखीस की है डॉक्टर्स ने। अब ये सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन होती क्या है ये मैं आपको पहले बता देता हूँ, और इसका नतीजा क्या निकलेगा, सिम्टम्स क्या हैं, और फिर जो सहाफ़ी ये खबर दे रहे हैं उनके मुताबिक डॉक्टर्स ने क्या वार्निंग जारी की थी उन लोगों को जो इमरान खान को जेल में रखकर उनका इलाज करवाने के हवाले से बज़िद थे। अब ये CRVO है क्या जी? इज़ एन आई कंडीशन वेयर द मेन वेन दैट ड्रेन ब्लड्स फ्रॉम रेटिना बिकम्स ब्लॉक्ड। आपके आंख के अंदर एक ऐसी वेन जो खून को ड्रेन करती है आंख के अंदर, अगर वो ब्लॉक हो जाएगी तो फिर क्या होगा, स्वेलिंग होगी। और फिर ये भी बताया जाता है कि इसके नताइज भयानक इतने हो सकते हैं कि आपकी बहनाई भी जा सकती है। द रेटिना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द विजन, व्हेन ब्लड कांट ड्रेन प्रॉपर्ली द रेटिना स्वेल्स एंड ब्लीड्स। और अगर रेटिना ड्रेन प्रॉपर्ली नहीं होगा तो क्या होगा, स्वेलिंग होगी, और इसके साथ साथ फिर ब्लीडिंग भी हो सकती है। दिस कैन लीड टू अ सडन विजन लॉस इन वन आई, और आपकी एक आंख से बहनाई भी जाने का खतरा है। तो ये बता दिया गया था। अब इसके मेन कॉजेज़ क्या हैं जी? एक तो हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, ग्लूकोमा है, स्मोकिंग है, ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर है। एज 50 के बाद ये आम सी एक चीज़ है, लेकिन अगर इसका इलाज नहीं किया जाता तो यकीनन ये एक बहुत बड़ी चीज़ बन सकती है। सहाफ़ी ये रिपोर्ट कर रहे हैं जी कि इसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि मुनासिब इलाज ना होने की सूरत में बनाई मुतासिर हो सकती है। पिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स इस सिलसिले में 3 विज़िट कर चुके हैं। बाकायदा रिपोर्ट हुआ जी 16, 19 और 21 जनवरी को जेल इंतजामिया का इसरार है कि इलाज यहीं किया जाए, जबकि डॉक्टर आरिफ ने लिख कर दिया कि उनका इलाज यहाँ नहीं हो सकता, उन्हें ऑपरेशन थिएटर ले जाना पड़ेगा, 3 इंजेक्शंस लगेंगे। डॉक्टर के मुताबिक मामला हसास है, मैं बगैर तवज्जो दिए और पूरा मुआयना यहाँ पर नहीं कर सकता। जेल में ट्रीटमेंट अगर मैंने दी और कल कुछ हो गया, नुकसान हो गया, तो ये सब कुछ मेरे ज़िम्मे आ जाएगा, इसलिए मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। उन्हें यहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं दी जा सकती। अब ट्रीटमेंट उनकी होती या नहीं होती, लेकिन कुछ लोगों का ये भी दावा है कि गुज़श्ता हफ्ते और इतवार की दरमियानी रात 24 और 25 जनवरी की दरमियानी रात जो बनती है, रात के दूसरे पहर पिम्स लाया गया और उन्हें आँख की बीमारी CRVO के इलाज के लिए इंजेक्शन भी दिया गया। तो उनका जो इलाज है वो पिम्स के अंदर हुआ है। लेकिन अगर ये इमरान खान को तकलीफ़ है और बहनों को नहीं बताया जा रहा, ख़ानदान के लोगों को नहीं बताया जा रहा, तो मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान के साथ गद्दारी है। ऐसे लोगों के ऊपर सर गद्दारी के मुकदमात होने चाहिए। एक लीडर, एक ऐसी शख्सियत जिसके साथ पाकिस्तान की आवाम खड़ी है, आप उसे इलाज से भी जो है वो डिनाई करते हैं, उसको इलाज उसकी मर्ज़ी का नहीं होने देते, तो और सर जुल्म क्या होता है? कैद तन्हाई, और फिर अब इलाज, डॉक्टर्स का एक्सेस भी। वो अगर आप नवाज शरीफ साहब के साथ देखें ना, तो जब 2019 में आए थे तब भी डॉक्टर अदनान ना नवाज शरीफ के साथ साथ चलता है। शादी के मौके के ऊपर भी अगर आप देखें ना, तो नवाज शरीफ के बिल्कुल पीछे डॉक्टर अदनान चल रहा होता है। यानी नवाज शरीफ की तो आप इतनी हिफाजत करते हैं, करनी भी चाहिए, लेकिन इमरान खान को बेसिक जो उनका राइट है उससे डिनाई किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। और दोस्तों आपको ये भी खबर दें कि आज मंगल और अलीमा खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, डाई हार्ड किस्म के वर्कर्स, और क़यादत अडयाला के बाहर इकट्ठी होगी। एक तासुर आम है कि अलीमा खान दोपहर को तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के साथ वहाँ पे पहुँचेंगी, कुरान खानी का इंतज़ाम किया जाएगा, और जो लास्ट इनकी एक हिकमत अमली थी दोबारा से उसके ऊपर अमल किया जा सकता है। और इस दफ़ा अडयाला के बाहर धरना देने की बजाय ये इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। लास्ट टाइम यही हुआ। अब देखना ही होगा कि पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के इस काफ़िले को अडयाला रोड पर आने की इजाज़त भी दी जाती है या नहीं, या फिर उन्हें पीछे धकेल दिया जाता है, और वो तमाम रास्ते जहाँ से मुख्तलिफ पंजाब के हिस्सों से काफ़िलों ने आना है, वहाँ पर रास्ते रोक कर अडयाला की जो सड़क है उसे ब्लॉक कर दिया जाता है।
تو آج ایک بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن بھی ہوگا. دفعہ 144 انہوں نے لگا دی ہے اسلام آباد میں, پنڈی کے اندر, اور لوگوں کے اوپر کریک ڈاؤن بھی ہوگا. لیکن علیمہ خان اس کے باوجود ورکرز کی ایک بڑی تعداد آپ اڈیالہ کے باہر دیکھیں گے, اور ورکرز کا دوبارہ سے اڈیالہ کے باہر قبضہ ہوگا. انہوں نے آج بھی عمران خان کی ملاقات نہیں کروانی. کوئی معجزہ ہی ہو کہ اگر آج ملاقات کروا دی جائے, لیکن اب تک کی جو اطلاعات آ رہی ہیں اور جو تحریک انصاف کی قیادت اور پھر باقی لوگوں نے جو آج جس موبلائزیشن کے لیے جو کال دی تھی, بتایا جاتا ہے کہ بڑی تعداد میں, یعنی اس سے پہلے جتنے بھی آپ نے دھرنے دیکھے اور جتنی بھی کالز دی گئی علیمہ خان کی طرف سے, آج اس سے زیادہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد اب اڈیالہ کے باہر دیکھیں گے. اور ظاہر سی بات ہے جی, لاسٹ ٹائم تو آپ نے سرپرائز دیا اور آپ دوسری طرف جو مارچ آپ نے شروع کر دیا اڈیالہ کی بجائے, اور وہ سرپرائز یہ تھا کہ جو پنجاب پولیس ہے اس کی دوڑیں لگتی ہیں, پھر وہاں پہ گرفتاریاں ہوئی اور کچھ لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا. آج پولیس نے تمام جو داخلی اور خارجی راستے ہیں وہاں پر یہ کریک ڈاؤن جو ہے وہ ضرور کرنا ہے. پاکستان سر, بھارت جو ہے وہ چائنا کے ساتھ دوستی کر رہا ہے, اور پاکستان میں تحریک انصاف پر کریک ڈاؤن کو انہوں نے ترقی کا نام دے دیا. پاکستان کی معیشت کیسے کنٹرول کرنی ہے, نوکریاں کیسے جنریٹ ہوں گی, معیشت کا پہیہ کیسے چلے گا, اس کی سر کسی کو فکر نہیں ہے. اور ایک ایسی سرزمین جو پاکستان ہمارے آباء و اجداد نے جس قربانی کے بعد حاصل کی تاکہ یہاں پر لوگ اپنی زندگیوں کو آزادی سے گزار سکیں, یہاں پر لوگ ترقی کریں, پھلیں پھولیں, آج اس سرزمین کو یہ آپس میں تقسیم کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ کون کس حصے پہ راج کرے گا, کس کی حکومت ہوگی, کس کی معیشت ہوگی, کس کی پالیسیز ہوں گی. اور پاکستان تحریک انصاف پہ کریک ڈاؤن کا نام انہوں نے پاکستان کی ترقی رکھ دیا ہے. اور دوستوں آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ 8 فروری کی ایک بھرپور کال پاکستان تحریک انصاف اور تحریک تحفظ پاکستان کی طرف سے دی گئی. ایک سٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے, اچکزئی صاحب نے اور جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا ہے اور قوم کو تیار رہنے کے لیے کہہ دیا ہے. اچکزئی صاحب یہ کہتے ہیں کہ 8 فروری کو بھرپور انداز میں ہم عوام کو باہر نکالیں گے. موجودہ حکمران طبقہ اس ملک میں حقیقی جمہوریت کے قیام اور آئین کی بالادستی کے لیے سنجیدہ ہونے پر مجبور ہو جائے. ہم ایک نئے جمہوری پاکستان کی تشکیل چاہتے ہیں, ایسا پاکستان جہاں عوام کی آواز کو اصل طاقت حاصل ہو. بیرون ملک پاکستانیوں اور قومی اداروں کے نام پیغام میں ہے کہ ہم اپنے ان دوستوں, ساتھیوں اور پاکستانی شہریوں سے بھی اپیل کرتے ہیں جو اس وقت بیرون ملک مقیم ہیں, وہ اپنے اپنے ممالک میں پاکستان میں جمہوری آزادیوں اور آئین کی بالادستی اور ایک ایسی پارلیمنٹ کے قیام کے لیے آواز بلند کریں جو حقیقی عوامی ووٹ سے منتخب ہو. ہماری افواج, عدلیہ اور دیگر قومی اداروں سے نہ کوئی دشمنی ہے اور نہ کوئی محاذ. ہماری خواہش صرف یہ ہے کہ ہر ادارہ, چاہے وہ سول ہو یا فوجی, آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنا کردار ادا کرے. حکومت کا رویہ خارجیوں والا ہے, ایسا لگتا ہے جیسے خارجیوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. قابضین بھی ایسا حملہ نہیں کرتے جیسے حکومت کر رہی ہے. سیاسی عدالتیں ہوتی ہی اس لیے ہیں تاکہ سیاسی جمہوری آوازوں کو دبایا جا سکے. اب اچکزئی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری کو دکانیں بند رکھی جائیں گی, ٹیکسیاں اور دیگر ٹرانسپورٹ معطل ہوگی اور کاروباری سرگرمیاں روکی جائیں گی. یہ محض ابتدا ہے اور آئندہ مرحلے میں تحریک تحفظ پاکستان تمام کارکنان اور سیاسی جماعتوں سے اپیل کر سکتی ہے کہ وہ جیل بھرو تحریک کے لیے تیار رہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے بھی عمران خان نے یہ اعلان کیا تھا, اور جیل بھرو تحریک میرا خیال ہے کہ اس کے کچھ نتائج نہیں نکلیں گے. آپ کو اپنے فیصلوں پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے بیرون ملک پاکستانیوں سے ریکویسٹ کی تھی کہ یہ جو پیسے ہیں وہ پاکستان نہ بھیجیں. سر ریکارڈ پیسے آئے. میں آپ کو سب بھی کہا کرتا تھا کہ یہ کام مت کریں, جس حساب سے ڈالر مضبوط ہو رہا ہے اور روپیہ نیچے جا رہا ہے, پاکستانیوں نے پیسہ پاکستان بھیجنا ہی ہے. اور یہ جو پاکستان سے جو مائگریشن ہو رہی ہے, انہوں نے بھی تو پاکستان پیسہ بھیجنا ہے نا, تو یہ نمبرز اوپر جائیں گے اور پھر آپ کے مخالفین آپ کے خلاف یہ بیانیاں بنائیں گے کہ دیکھیں یہ ہماری حکومت کے اوپر ایک اعتماد ہے کہ پاکستان کے اندر پیسہ بھیجتے ہیں. اب یہ جو جیل بھرو تحریک والا معاملہ اس سے پہلے بھی خان صاحب کر چکے ہیں, لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. جو قیدی اس وقت جیل میں ان کو تو اب چھڑوا نہیں سکے. پاکستان کی حکومت تو تیار بیٹھی ہے کہ جب یہ احتجاج کریں گے ہم سب کچھ کریں گے اور ہمیں پریکٹس ہوگی, جیسا کہ وزراء نے بیٹھ کے ٹی وی پر کہا کہ اب تو ہمیں پتہ کہ ان کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. تو گولی بھی چل سکتی ہے, لوگوں کو مارا بھی جائے گا, جیلیں بھی بھری جائیں گی, اور پھر پرچے بھی نہیں ہوں گے. وہ تو تیار بیٹھے ہیں کہ ان کو پکڑا جائے, مارا جائے, اور پاکستان میں قانون نام کی تو کوئی چیز نہیں رہی. تو آپ کی یہ حکمت عملی مجھے نہیں لگتا کہ کسی طرح بھی کارگر جو ہے وہ ثابت ہوگی. دوستو ایک اور حکمت عملی, ایک کیس پاکستان کا میڈیا تو نہیں لڑ سکا, عمران خان کا مقدمہ باہر کے ٹیلی ویژن چینلز نے اور اخبارات یہ مقدمہ لڑ رہے ہیں. وہیں پر اب پاکستان کی فضاؤں میں عمران خان کا مقدمہ لڑا جائے گا اور پاکستان کی عوام یہ لڑے گی. اب تک جو تفصیلات آ رہی ہیں بڑی انٹرسٹنگ ہے. حکومت نے 3 دن بسنت فیسٹیول منانے کا اعلان کیا, تو ساتھ ہی ویڈیوز آنا شروع ہو گئیں جس پہ
पतंगों के ऊपर इमरान खान और कैदी नंबर 804 की तस्वीर जो है लगाई गई है। तो ये आसमान के ऊपर जिस कैदी की आप आवाज़ नहीं सुनना चाहते, जिसकी तस्वीर आप पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पे चलने की इजाज़त नहीं देते, और जिसके नाम पर आपने पाबंदी लगा दी, अब उसका नाम लाहौर पंजाब के आसमान पर आपको नजर आएगा। आप देखते हैं कि हुकूमत करती क्या है और हिकमत अमली क्या होगी। क्या पुलिस क्रैकडाउन करेगी ऐसे छतों पर, ऐसे अफराद पर, और जो कैदी नंबर 804 वाली पतंगे उड़ाएंगे। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग एक महाज जो है वो लगने वाला है पंजाब हुकूमत और पाकिस्तान की आवाम के दरमियान। तो अब पाकिस्तान की फ़िज़ाओं में भी पाकिस्तान की आवाम, पंजाब की आवाम ये मुकदमा इमरान खान का लड़ेगी। दोस्तों, मैं आपको ये भी खबर दूं कि सुहेल अफरीदी साहब के लिए मुश्किल से मुश्किल हालात किए जा रहे हैं, और नाअहली, अब जो टेलीविजन चैनल्स पर तर्जुमान हैं वो ये बता रहे हैं जी कि आने वाले कुछ दिनों में उनको नाअहल कर दिया जाएगा। और वो इस तरह से आपको ये खबर देंगे जिस तरह वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान हो, वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट उनके अंदर जो है उनकी रूह बोल रही हो। वो रिपोर्टर्स कम और तर्जुमान आपको ज़्यादा नज़र आते हैं। वो ये कहते हैं जी कि सुहेल अफरीदी के लिए आने वाले दिन मुश्किल हैं और उनको नाअहल किया जा सकता है। आप नाअहल करें, एक को नाअहल करें, दूसरा तैयार हो जाएगा। आप दूसरे को नाअहल करेंगे, तीसरा तैयार हो जाएगा। कितने लोगों को आप नाअहल करेंगे? तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को सोचना पड़ेगा कि ये सिर्फ हर दफ़ा नाअहली से मामला हल नहीं होते। सुहेल अफरीदी आपको कह चुका है कि टेबल पर बैठें और हमारे साथ मुज़ाकरात करें, इससे पहले कि इमरान खान कोई कॉल दें। अगर आपने सुहेल अफरीदी को नाअहल किया ना, याद रखें, एक बड़ी तहरीक शुरू होगी, और जितने लोगों को आप नाअहल करते जाएंगे, पाकिस्तान की आवाम इन लोगों के साथ, इन शख्सियात के साथ, इन कायदीन के साथ ज़्यादा जुड़ेगी, और फिर आपके लिए मज़ीद मुश्किलात खड़ी होंगी। सुहेल अफरीदी साहब के खिलाफ जो ऐलान जंग, और जो सुहेल अफरीदी ने ऐलान जंग किया, केपी की सूबाई असम्बली में गुफ्तगू करते हुए सुहेल अफरीदी ने 4 चीज़ें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कही हैं। वो ये कहते हैं कि केपी पर एक बार फिर दहशतगर्दी को मुसल्लत किया जा रहा है। जब इमरान खान की जमहूरी हुकूमत को लंदन प्लान के तहत गिराया गया तो हमने आवाम को बताया कि एक बार फिर पख्तूनों के सर का सौदा किया जा रहा है, लेकिन इदारे के मुलाजिम कहते थे कि हम झूठ बोल रहे हैं। यहाँ अगर अमन नहीं आ रहा तो ये बंद कमरों के फैसलों का कसूर है। यहाँ असम्बली में हमने 15 निकाती एजेंडा फाइनल किया, जिसमें एक नुकता ये था कि मिलिट्री ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं, लेकिन उन्होंने वादी तेहरा से लोगों का जबरी इनखला करवाया। उन्होंने मुझे डराने धमकाने की कोशिश की, लेकिन मैं अपनी जगह पर खड़ा हूँ, कोई मुझे मेरे मौक़िफ़ से एक कदम भी पीछे नहीं हटा सकता। उन्होंने मुझे ख़राब करने के लिए वादी तेहरा में ज़बरदस्ती इनखला किया, मगर मैं वादी तेहरा गया तो वहाँ लोगों ने मुझे प्यार दिया। अपनी प्रेस रिलीज में उन्होंने कोर कमांडर पेशावर और IFC पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। हमारे इदारों को पाकिस्तान की कोई फिक्र नहीं, वो PTI और इमरान खान को ख़त्म करने में लगे हुए हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान खुदा न खास्ता कहीं ख़त्म ना हो जाए। अल्लाह ना करे जी पाकिस्तान कभी ख़त्म हो, और पाकिस्तान हमेशा कायम रहेगा। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, और पाकिस्तान को ख़त्म करने वाले खुद ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान ख़त्म नहीं होगा। अब जो काम और जो धमकियाँ थी उसका सर नतीजा ये निकला कि जब आप लोगों से नफरत करेंगे तो बदले में सर कोई आपसे प्यार नहीं करेगा। अब उन्होंने एक और ऐलान किया, और वो ऐलान क्या है कि इनको समझ नहीं आ रही कि एक प्रेस रिलीज 24 रुकनी कमेटी का डेथ वारंट है। अब लोग 24 रुकनी कमेटी के मेंबरान को अपना दुश्मन समझेंगे। इस फैसले के बाद कोर कमांडर और IGFC किसी जरगे में नहीं बैठेंगे। अब से वफाकी हुकूमत के साथ जो भी बातचीत का सिलसिला होगा वो तहरीरी होगा। यानी कल को कुछ लोग आकर फैसला करते हैं और बैठ जाते हैं, वो कहेंगे नहीं, तहरीरी तौर पर हमारे साथ बैठकर आप बात करें, ताकि कल को हम बतौर, जब हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगेगा तो हम सबूत आपके सामने रख सकें कि देखिए इनके दस्तखत मौजूद हैं जब कमेटी में या किसी जरगे में ये बात हमारे साथ की जा रही थी। यानी मीटिंग मिनट्स या जो भी उस जरगे के नकाते हैं उसके ऊपर दस्तखत मौजूद होंगे। अब तहरीरी बात जो है वो होगी। और दोस्तों, आपको ये भी खबर दें कि कायमा कमेटी मजहबी अमूर का एक फ़ैसला सामने आया। इस पर आपने ज़रूर कमेंट करना है और बताना है कि क्या ये दुरुस्त है या ये दुरुस्त नहीं है। PP की रुकनजी कौमी असम्बली शुगफ्ता जमानी की सरबराही में कायमा कमेटी का एक इजलास हुआ, और तजवीज़ ये दी गई कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री के लिए पार्लिमानी वफ्द सरकारी खर्च पर भिजवाया जाए, जो पाकिस्तान के अवाम का सलाम अर्ज़ करे। कमेटी के मुताबिक वफ्द पहले भी पाकिस्तानी अवाम की तरफ से सलाम अर्ज़ करने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा चुका है। अब पार्लिमानी वफ्द हर साल मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकरमा जाएगा। वफ्द में शामिल अरकान के अहले खाना भी हमरा जा सकेंगे और पाकिस्तान के अवाम की तरफ से उम्रा अदा करेंगे। स्पीकर की अदम मौजूदगी में चेयरमैन कायमा कमेटी वफ्द की सरबराही करेंगे। एजाजुल हक की तजवीज़ कमेटी ने जो मुतालबा किया कि वफ्द के लिए तादाद 7 की बजाय 10 कर दी जाए,
स्पीकर कौमी असम्बली वफ्द के अरकान नामजद करेंगे, स्पीकर की गैर मौजूदगी में चेयरमैन वफ्द की सरबराही कर सकेंगे। सर ये लोग कौन हैं? मुझे नहीं समझ में आती कि पाकिस्तान की आवाम को आपने लूटना शुरू किया हुआ है और आप इस हद तक जाएंगे। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबको अल्लाह ताला लेकर जाए, सबकी दुआ कबूल हो, हम सब जो है उस जाली के साथ लग कर पाकिस्तान के लिए दुआ कर सकें। बहुत ही बड़ी सादत की बात होती है जी, जब आप मदीने की गलियों में फिर रहे हों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा आपकी आंखों के सामने हो, इससे बड़ी सादत क्या होगी। लेकिन इस तरह से कौम के पैसों पर हमारे पाकिस्तान में के हालात, यानी ये जो हुक्मरान है, इनसे इनकी रैयत के बारे में क्या सवाल नहीं होगा, ये भूल जाते हैं। आपने इस पर ज़रूर कमेंट करना है, आपकी क्या राय है। और दोस्तों आपको आखिर में ये खबर दें कि अमेरिकी फ़ौज का ऐलान और यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर और इसके साथ मौजूद दीगर जंगी जहाज़ों पर मुश्तमिल बहरी बेड़ा मशरिक़ वस्ता जी पहुँच गया है और अमेरिका की फ़ौज जो है वो ईरान के आसपास इकट्ठी हो रही है। अमेरिकी फ़ौज के मुताबिक इस बहरी बेड़े के पहुँचने से खित्ते में अमेरिकी जो अस्करी क़ुव्वत है उसमें नुमाया इजाफा हुआ है और ये बहरी बेड़ा एक ऐसे वक्त में खित्ते में तैनात किया गया है जब गुज़श्ता दिनों ईरानी हुकूमत की जानिब से मुल्क में बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहिरों के खिलाफ क्रैकडाउन पर अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी अपने अरूज पर थी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई से पीछे हट गए थे, ताहम उनका ये कहना है कि तमाम ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन लगता ये है कि कोई सरप्राइज़ हो सकता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपको याद होगा कि इन्होंने ईरान के अंदर जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं उनके ऊपर हमला किया और जो जहाज़ B-2 इन्होंने जो टेक ऑफ करते हैं और वो हमला करके जब वापस आ रहे थे तो उस वक्त हमें बताया गया, खबर बनी कि ईरान के ऊपर जो है वो हमला होगा। किसी को कानो कान खबर नहीं थी। इसी तरह ईरान के ऊपर किसी भी वक्त हमला हो सकता है और डोनाल्ड ट्रंप शायद इसे अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए इस्तेमाल करें। तो सर ख़तरा टला नहीं है। जिस तरह से मोबिलाइजेशन हो रही है अब्राहम लिंकन का, दीगर दुनिया के जो 19 के करीब इनके बेसिस हैं वहाँ पे मोबिलाइजेशन ये बताती है कि ईरान के ऊपर किसी भी वक्त जो है वो हमला किया जा सकता है। तो अगले 48 घंटे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इससे पहले जो आपको टाइमलाइन इंटरनेशनल मीडिया या जो मुबस्सरीन जो क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात को, वो ये बता रहे थे कि 36 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन अब्राहम लिंकन के पहुँचने के बाद ये वक्त जो है वो कम होता जा रहा है और अमेरिका ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ वहाँ पर सैर करने के लिए गया है। यकीनन इनका कोई प्लान है जिसके ऊपर इन्होंने अमल करना होगा। अपना ख्याल रखिएगा। आपसे दोपहर को इंशाल्लाह मुलाकात होगी और अडयाला की अपडेट मैं आपको दोपहर को इंशाल्लाह ज़रूर दूंगा। अपना ख्याल रखें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के मान।